फाउंडेशन का जो अभी फिलहाल इंटरमीडिएट में जाओगे, जून 2026 का जो एग्जाम दोगे, या तो आप अभी इंटरमीडिएट में नए आए हो, आपका एक अटेम्प्ट लग गया हो, या फिर अभी आपके अटेम्प्ट नहीं लगे हो, कुछ भी हो सकता है। जितने भी बच्चे हो जो अभी इंटरमीडिएट में जाने वाले हो या जाने में बहुत टाइम है, फिर भी आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयुषी एंड आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये कंप्लीट सीएमए इंटरमीडिएट के गाइड के फाउंडेशन के बच्चे हो जो अभी फ़िलहाल इंटरमीडिएट में जाओगे, जून 2026 का जो एग्ज़ाम दोगे, या तो आप अभी इंटरमीडिएट में नए नए आए हो, आपका एक अटैम्प्ट लग गया हो, या फिर अभी आपके अटैम्प्ट नहीं लगे हो, कुछ भी हो सकता है। जितने भी बच्चे हो जो अभी इंटरमीडिएट में जाने वाले हो या जाने में बहुत टाइम है, फिर भी आप ये वीडियो रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने कल एक पोस्ट डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप वहाँ पे ऐड हो तो आप देख सकते हो। मैंने उसमें 4-5 पॉइंट दिए थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के लिए आए थे। तो मैंने सोचा चलो वाई नॉट, इसी भी वीडियो बनाते हैं। फिर दूसरा भी 2-3 टॉपिक था जिस पर मैं इसके बाद 1 बाय 1 करके वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, देखो, इंटरमीडिएट के ग्रुप, इंटरमीडिएट सीएमए इंटरमीडिएट फाउंडेशन पास करने के बाद आप इंटरमीडिएट में जाते हो। इंटरमीडिएट में आपके 2 ग्रुप मिल जाते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। मतलब कंप्लीटली आपका ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 मिला के अब टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ग्रुप 1 में हमारे सब्जेक्ट होते हैं लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। टैक्सेशन में हमारा 2 पार्ट आ जाता है, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एक जीएसटी वाला पोर्शन हो जाता है और एक वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो जाता है, मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी वगैरह वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है। ग्रुप 2 में भी हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक ओएमएसएम, एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, थर्ड हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएमबीडीएम, ठीक है। इसमें भी यही 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं दोनों का डिफरेंस आपको एक क्लियर बता देती हूँ। ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। और उनका ग्रुप 1 का जो सब्जेक्ट है ना, उनका सिलेबस ही बहुत थोड़ा लार्ज है। ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग इनका सिलेबस थोड़ा सा लार्ज है और थोड़ा सा मतलब टफ सिलेबस, मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप 1 का सिलेबस थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा लार्ज है। जबकि ग्रुप 2 का जो सिलेबस है ना, ये पूरा थ्योरी, पूरा नहीं है, मतलब आप 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल। तो जो ग्रुप 2 का सब्जेक्ट होता है ना, वो 50% थ्योरी होता है, 50% प्रैक्टिकल होता है। ये आप पे डिपेंड है ना, आप किस ग्रुप के लिए जाना चाहते हो। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट के साइड से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं होता है कि ग्रुप वन है तो पहले उसको दो फिर ग्रुप 2 को दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर ग्रुप 2 देना है, आप ग्रुप 2 के लिए जा सकते हो, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 1 के लिए जा सकते हो। यहाँ पे मैं एक हाईलाइट पॉइंट बताती हूँ, जो अभी हमारा जून 2025 वाला एग्जाम हुआ था, इसमें ये वाला न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही हवा में फैला था ना, कि ग्रुप 2 का रिजल्ट अच्छा बन रहा है। तो एक हिंट है आप लोगों को, प्लीज़ ग्रुप 2 के लिए जाओ। अगर आप फ्रेश से स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो प्लीज़ ग्रुप 2 के लिए जाओ। पहले ग्रुप 2 के लिए जाओ, फिर ग्रुप 1 कर लेना। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। अगर आप मतलब ग्रुप 1 दे चुके हो और आपका अटेम्प्ट लग चुका है, फिर तो आप ग्रुप 1 ही दो। बट अगर आप फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो प्लीज़ ग्रुप 2 के लिए जाओ, ठीक है। अब देखो, ग्रुप 2 में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, दोनों है। ग्रुप 1 में सिर्फ प्रैक्टिकल ही है, क्योंकि थ्योरी मतलब इतना छोटा सा पोर्शन है। जैसे अगर हमारे 100 मार्क्स के पेपर है, उसमें 120 मार्क्स का हमारा पेपर आता है, उसमें जो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स होते हैं ना, वही थ्योरी आता है। आप चाहो तो अपना पूरा प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करके जा सकते हो, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया ना कि दीदी देना कौन सा ग्रुप है, कि हमें ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पे हो जाता है, या बोथ ग्रुप दे। बोथ ग्रुप देने पे क्या बेनिफिट है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं, पहले तो वो माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैं बता दूं। उसको उसके लिए एक अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यार, क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट में ना सीएमए में, बेसिकली सीए में तो हमारे में 1 डे का गैप मिलता है। मतलब आज एक दिन पेपर हो गया तो फिर अल्टरनेट डे पे पेपर पड़ता है। बट सीएमए में आपका 1 बाय 1 पेपर पढ़ते जाता है। मतलब आज ग्रुप 1 का, फिर कल ग्रुप 2 का, फिर ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, ऐसे मतलब करके पेपर पढ़ते जाते हैं। तो आपको 8 पेपर 8 दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ मतलब एग्ज़ाम 2 से 5 होता है, 5 बजे से आप आओ और नेक्स्ट डे के 2 बजे तक आपके पास टाइम है, उतने देर में ही पढ़ना है। तो ग्रुप 2 के लिए अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ बेसिकली अपने मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। अगर आपका पूरा, आप पे डिपेंड है आप किसके लिए जाओ। तो इतना तो मैंने बता दिया। अब ये बेसिकली आपका डिसीजन होगा। अब दूसरा मैं बता दूँ, बोथ ग्रुप देने का बेनिफिट क्या होता है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना कि आपको सेट ऑफ मार्क्स मिलता है। मतलब अगर आपके एक ग्रुप में 200 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, तो आपका अगर एक ग्रुप में 196 मार्क्स आ गए और दूसरे ग्रुप में आपके 200 से अधिक मार्क्स है, तो 4 मार्क्स उस ग्रुप से इस ग्रुप में सेट ऑफ हो सकते हैं। मतलब अगर आपके ग्रुप 1 में 186 आ गए, इसमें थोड़े आपके 14 नंबर अधिक हैं, तो ग्रुप 2 से ग्रुप 1 में 14 मार्क्स होके सेट ऑफ होके आप पास हो जाओगे। मतलब टोटली आपके 400 मार्क्स होके आप पास हो जाओगे, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बूथ ग्रुप देने में यही झंझट है, ठीक है। मतलब ये
बेनिफिट है और बाकी जो झंझट था तो वो तो मैंने बता दिया। जबकि अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो ये भी आपको एक ही अटेम्प्ट में, मतलब अगर अपकमिंग जून 2026 में आपने ग्रुप 1 दिया अच्छे से 6 महीने प्रिपरेशन करके, फिर नेक्स्ट 6 मंथ बाद आपने ग्रुप 2 दिया, ये भी सही है। ये उन बच्चों के लिए सही है ना जो या तो किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या तो आपको कॉन्फिडेंस कम है, आपको लगता है मेरे जैसे बच्चे के लिए जिनको नहीं लगता है कि हाँ हम पहली बार में ही क्लियर कर लेंगे, तो प्लीज़ ग्रुप 1 के लिए सिंगल सिंगल करके ग्रुप के लिए जाओ। प्रेशर में आके हम लोग बोथ ग्रुप ले लेते हैं, फिर बाद में वो बहुत टफ पड़ जाता है, तो उसके लिए नहीं करो। आप एक एक ग्रुप कर लिए करके जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैंने कई जगह देखा है ना ऐसे अफवाहें भी कि आप बोथ ग्रुप एक बार में पास करोगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, सिंगल सिंगल ग्रुप करोगे तो नहीं अपॉर्चुनिटी होती है। मैं सबसे बड़ा ये लॉजिक मत लगाना, सबसे बड़ा ये भ्रम टाइप का बोल लो यही है, क्योंकि आपके रिजल्ट में ना जब हमारा सीए या सीएमए या किसी सीएस सीएमए सीए का जो भी हमारा रिजल्ट आता है ना, उसमें हमारे अटेम्प्ट मेंशन नहीं होते। आप 10 बार में भी ना सीएमए इंटरमीडिएट या सीएमए फाइनल या जो भी सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल क्लियर कर रहे हो उसमें आपके अटेम्प्ट मेंशन नहीं होंगे, तो प्लीज़ अटेम्प्ट नहीं गिने जाते हैं। मुझे पता है अटेम्प्ट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, नहीं पढ़ने का मन करता है, बट फिर भी ये तो हो गई ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाली बातें जितनी थी। आपको कौन से ग्रुप के लिए जाना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अपना बता दूँ तो मैं 2 अटेम्प्ट तक ग्रुप 1 ही दी, बट मतलब इस वाले अटेम्प्ट में दिसंबर 2025 वाले में मैं बोथ ग्रुप के लिए गई, नॉट बिकॉज मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ या मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बिकॉज मेरा ग्रुप 1 पढ़ के दिमाग बहुत पक गया था। तो अगर आप बहुत आपके अटेम्प्ट लग चुके हैं या 2 3 4 अटेम्प्ट आप लग चुके हैं और आपको अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं एक ही में फंस के रह गया हूँ, उसी फेज में एक लगता है ना कि मैं ग्रुप 1 ही दे रहा हूँ उसी में अटेम्प्ट लग रहा है, तो फॉर अ चेंज आप ये कर सकते हो ना, ग्रुप 2 दे दो, या तो फॉर अ चेंज आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर लो। थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा टफ होगा बट आप प्रिपेयर कर लोगे तो सही हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए। अब थर्ड हम आ जाते हैं ना क्लासेस कैसे लेनी है, क्लासेस क्या हम विदाउट पे, कई बच्चे होते हैं जो क्लासेस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो क्या बिना कोचिंग वगैरह के पास करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी आप कहीं सारे यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, आई डोंट नो, कई सारे आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे ना जो फ्री में आपको उतने सोर्सेज अवेलेबल करा दे रहे हैं। कई सारे, जैसे मैं बता दूं, आकाश अग्रवाल क्लासेस, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल, अभिमन्यु क्लासेस, और भी 2 4 ऐसे क्लासेस हैं ना जिनके मैं नाम बता दूँ, वो आपको फ्री सोर्सेस ऐसे प्रोवाइड करके रखते हैं। तो अगर आपका कोई भी बच्चा ऐसा है जो सोचता हो कि नहीं पेड क्लासेस से ही सब होता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। मतलब कई सारे बच्चे हैं जो बिना पेड क्लासेस, मतलब फ्री क्लासेस से भी हो जाएगा, यूट्यूब से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, कई सारे सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं ना कि एक चैप्टर के 7 8 टॉपिक पढ़े हुए हैं, 2 3 4 टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं, तो उसको आपको बेसिकली उसको सर्च कर करके, तो एट द एंड कंक्लूजन यही है। तो अगर आप पेड क्लासेस के लिए नहीं जाना चाहते हो, फ्री क्लासेस के लिए भी तो जाना चाहते हो, तो हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई टफ बात नहीं है कि नहीं क्लियर नहीं हो पाएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको सोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे, बट क्लियर हो जाएगा। अब नाउ आते हैं, अब आते हैं ना कि अब पढ़ना कैसे है। दीदी हमने इस चैप्टर के बारे में भी समझ लिया, मतलब हमने सब्जेक्ट के बारे में भी देख लिया, कौन सा एग्ज़ाम देना है ये भी देख लिया, अब पढ़ना कैसे है। बेसिकली देखो, सबसे पहले आप अपना पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करो। मैं सीएमए का सिलेबस बहुत ही छोटा है, इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत बड़ा भी नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ना आप ज़्यादा देखोगे ना ग्रुप फाउंडेशन वाली ही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके आई हुई हैं। जैसे आप लॉ में देख लो ना, तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पीछे का ही है, सोगा पीछे का ही है, इससे आपके 14 मार्क्स बन जाते हैं एग्जाम में, 14 मार्क्स। ये 2 3 चैप्टर है ना जो पीछे के हैं, एथिक्स इतना छोटा सा चैप्टर है, अगर आप उसको पढ़ ले तो उसमें से आपके 14 मार्क्स बन जाते हैं। तो मैंने आपको 14 28 मार्क्स तो अभी बैठे बैठे बता दिए। तो प्लीज़ पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करो, कैसे भी ख़त्म करना है, पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। दूसरा, नोट्स प्रॉपर बनाओ। ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, दीदी मैंने नोट्स नहीं बनाया। नोट्स बनाने से कोई प्रॉब्लम है क्या? नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर, जैसे आप क्लासेस में लिखते हो ना वैसे छोटे बच्चों वाले ना, कि आपको समझ में आने चाहिए नोट्स में। अगर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो एज लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको एक छोटी से छोटी बात ना उसमें मेंशन करके रखनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम टाइम में ना आपको कौन सा प्रॉब्लम कहाँ, मतलब आप अटक जाओ, कोई नहीं मतलब ऐसे बता सकता। तो आप प्लीज़ छोटे से छोटी बात ना मेंशन करके रखो। थर्ड हैक जो मैं आपको बताऊँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने हर एग्जाम में ये करती हूँ कि आप ना फॉर्मूला बुक बनाओ, जो फॉर्मूला शीट होती है। जैसे हमारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग या टैक्सेशन, इन सब में ये बहुत हेल्पफुल करते हैं।
मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए ना, दोनों के लिए ना, इतना छोटा सा, हाँ, इसी डायरी में मैंने इसमें बहुत ही सारे अपने फॉर्मूले लिखे हैं। मैं अभी दिखाती हूँ इसमें। देखो, ये OMSM के फॉर्मूले हैं, आपको दिख जाएंगे, पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं। इसमें इस छोटी सी डायरी में मैंने फॉर्मूला लिखा था, और एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले आप इसको पढ़ लोगे ना, पूरा रिविज़न हो जाए। तो मतलब एक फार्मूला बुक तो ज़रूर बना लेना। और एग्ज़ाम से पहले 2 बार रिवीजन आपका मस्ट है। रिवीजन में कोई कामचोरी नहीं कि मैंने एक ही बार किया है चल जाएगा ना, एक एग्ज़ाम के टाइम कर लूँगा, नहीं। प्लीज़ पढ़ते भी रहो, उसके साथ रिवीजन भी करते रहो। ये थोड़ा सा टफ है, मेरे से खुद नहीं हो पाता है। मैं उसको एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ती हूँ, एक पढ़ने के टाइम पढ़ती हूँ, एक कभी कभी रिवीजन कर लिया तो कर लिया, वरना एग्ज़ाम टाइम में पढ़ती हूँ। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ रिवीजन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी ये 4-5 हैक हो गए। नोट्स अच्छे से बनाओ, रिवीजन अच्छे से करो, सिलेबस कंप्लीट करो, और फॉर्मूला बुक बना लो, ठीक है। अब लास्ट आ जाते हैं ना, हमें इंस्टीट्यूट के साइड से क्या क्या मिल रहा है। देखो, आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपको सबसे पहले ना वहाँ से बुक मिलेंगी, इंस्टीट्यूट से बुक मिलेंगी। आपने पोस्टल कराया है तो आपको जाके लेना पड़ेगा, ओरल कराया है तो इंस्टीट्यूट आपके पास खुद भेज देगा। बुक कुरियर से आ जाता है, 1 मंथ लग जाते हैं, 1-1.5 महीने लग जाते हैं। और बुक आने में उतने देर में आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया होगा, ये अलग बात है, बट 1-1.5 महीने लग जाते हैं। इसने करने के बाद ना, एग्ज़ाम टाइम से 1 महीने पहले, दैट्स मीन अगर हमारा जून में एग्ज़ाम होता है तो मई से आप स्टार्ट कर दो। और अगर आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो नवंबर से आप स्टार्ट कर दो। इंस्टीट्यूट अब नया लॉन्च कर रहा है ना हमारा MCQ बैंक। हमारे एग्ज़ाम में 15 MCQ आते हैं, उसमें से 7 से 8 MCQ जो होते हैं वो इसी MCQ बैंक के होते हैं। तो प्लीज़ एग्ज़ाम से आई थिंक मैं बोलूँगी 1 महीने पहले इसको सॉल्व करना, इसको लर्न करना, बैठ जाओ, इसको सॉल्व करते रहो। क्योंकि अगर आपने MCQ में 30 मार्क्स गेन कर लिए तो हमें पासिंग के लिए सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपने MCQ में ही 30 मार्क्स ले लिए तो आपको सिर्फ 10-20 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी हमारा सब्जेक्ट हो उसके लिए सिर्फ 10-20 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ MCQ को देखो, 1 महीने पहले से ही उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसको रिविज़न, उसको मतलब एकदम याद कर लो, ठीक है। तो इतना मतलब पूरे इंटरमीडिएट में ना आप इन 7-8 पॉइंट मैंने जितने भी बताए, इसका ख्याल कर लोगे ना, तो बस इतना ही है इंटरमीडिएट का हमारा सिलेबस। वो अलग बात है कि निकल नहीं पाता है एक अटैम्प्ट में, बट इतना ही है सिलेबस। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब निकल जाएगा यार, इतना कुछ टफ भी नहीं है। बट अभी ये सब पे डिपेंड होता है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। अब आ गए हमारे फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए कि दीदी अभी एग्ज़ाम खत्म हुआ है, अभी तुरंत हम क्लासेस ले ले क्या, और तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे क्या। मेरे टाइम में जब फाउंडेशन हुआ था तो हमारा MCQ बेस हुआ था, और जो भी 100 मार्क्स के जो भी पेपर थे वो MCQ ही आए थे। तो मैंने तुरंत ही कैलकुलेट कर लिया था अपना मार्क्स, और मुझे पता चल गया था कि हाँ मैं पास हूँ। बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गई थी। तो आप वैसे कर सकते हो, आप अभी देख लो कि आप पास हो तो तभी क्लास खरीदो। अगर आपके टाइम पे हो सकता है MCQ ना हो, या फिर आपके आंसर शीट ना मिला हो, तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अभी क्लासेस मत परचेज करो। क्योंकि बाद में ये हो जाता है ना, रिजल्ट निकलने के बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर पेड क्लासेस वो फिर पैसे नहीं रिम्बर्स करते हैं। फिर आपको उसी में जो भी चलाना है, आपको एजेंट के थ्रू उसको बिकवाना वगैरह, मतलब जो भी बेचना वगैरह होता है, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा पंगा हो जाता है। तो प्लीज़ अभी क्लासेस मत परचेज करो। अभी जहाँ से जहाँ हो सके ना, आप फ्री सोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे अगर आप ग्रुप 1 के लिए पढ़ रहे हो तो लॉ को पढ़ना स्टार्ट करो। जो हमारे फाउंडेशन के ही चैप्टर है, जैसे BRS, डेप्रिसिएशन, और भी जो चैप्टर है उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट करो। और भी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए तो अभी हो नहीं पाएगा, तो अभी उसके लिए नहीं जाओ, अभी सिर्फ रिजल्ट का वेट करो। और जो मतलब आपसे हो सकता है, मतलब जो पुराने चैप्टर हैं जिनको कैरी फॉरवर्ड करके इंटरमीडिएट में आना है, उन्हीं पे ध्यान दो। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, क्लासेस मत लेना, ठीक है। नोट्स भी मत बनाना, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा, आप एक ग्रुप छोड़ दोगे दूसरा ग्रुप। एंड ये लास्ट पॉइंट है जो मैं बीच में मेंशन करना भूल गई, बट ये पॉइंट भी मस्ट है। हमारे एग्जाम में ना कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है, तो अभी से कैलकुलेटर पे अपने हाथों को चलाते रहो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको ढूंढने की नीड ना पड़े कि 7 कहाँ है, 8 कहाँ है। वैसे तो हम सारे बच्चों में ये क्वालिटी आ जाती है कि हम कैलकुलेटर के इतने ज़्यादा उसको चलाने में वो हो जाते हैं ना, कि बाद में हमें नीड नहीं पड़ती है। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी ना, जितना से ज़्यादा हो सके ना कैलकुलेटर ट्रिक का इस्तेमाल करो, और जितना ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज़ करो। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वही हमें सेव करता है, टाइम जो भी बचाना होता है वही बचाता है। तो कैलकुलेटर ट्रिक वगैरह ये सब सीख के अभी से मतलब एकदम ट्रेंड हो जाओ, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे नहीं लगता आप कोई पॉइंट बचाओ, मे बी कुछ बचाओ तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे करके बताना।
बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। एंड नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे वो भी बताना कमेंट करके। बाकी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।